A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस की जो आपसे एसएससी टेक और टीजीसी में पूछे जा सकते हैं। ये सभी आपकी मदद करेंगे इंडियन आर्मी में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन की जरूरत इसलिए पड़ जाती है एसएससी टेक में या टीजीसी में, जो आपसे पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है। उसका रीजन ये है कि एक तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बेसिक सवाल जैसे न्यूटन्स लॉ बताओ और आप नहीं बता पाए तो आपको बहुत स्ट्रेस महसूस होगा, क्योंकि ये 10वीं 8वीं का क्वेश्चन है। बट वहीं ये टेक्निकल क्वेश्चन ये बताते हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज अपने बैकग्राउंड के रिलेटेड कैसी है। शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको नहीं आए तो वहां पर गलत जवाब मत देना। सिंपल कहना, सर आई डू नॉट नो राइट नाउ बट श्योरली आई विल टेल यू इन द कॉन्फ्रेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी वीडियो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है जनरल टेक्निकल क्वेश्चंस। इसमें ऐसा है कि चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप प्रोडक्शन के हो, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच के हो, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। रीजन बिहाइंड ये या तो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं या 12th स्टैंडर्ड के, तो ये आपसे पूछना कॉमन बात है। अब जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है वो है मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आई एम मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो मेरे लिए ये आसान था कि उन सभी सवालों के लिए जवाब ढूंढना एज अ मैकेनिकल इंजीनियर रेदर देन एनी अदर ब्रांच। बाकी सभी ब्रांचेस के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस की मैंने एक पीडीएफ बनाई है। वो पीडीएफ आपको इन चारों लिंक पे मिल जाएगी, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड गूगल ड्राइव पर। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मान लीजिए आपका ये इंटरव्यूइंग रूम है। यहां पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछेगा कि रूफ और फ्लोर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आप बताओगे, मीटर में कुछ बताओगे आप, करीबन सर 8 मीटर है या 7 मीटर है या 6 मीटर है। जी, अब आपसे ये आएगा ठीक है 6 मीटर है, बट अगर हम इसे फुट में अगर कन्वर्ट करें तो कितनी हुई, तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू फुट। आपने कन्वर्जन याद नहीं किया था, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1 मीटर 3.2 फुट होता है। यहां पर वो एक सवाल और पूछ सकता है, जरूरी नहीं वो फुट में पूछे, वो आपसे सेंटीमीटर में पूछ सकता है, मीटर से इंचेस में ही पूछ सकता है, या आपने जवाब अगर फुट में दिया होगा कि यहाँ से आता की डिस्टेंस फुट में 10 मीटर है, सॉरी 10 फुट है, तो उसको सेंटीमीटर में बताओ। तो आपको ये कन्वर्जन तीनों के तीनों पता होने चाहिए। इन 3 कन्वर्जन के अलावा वो आपसे कोई और कन्वर्जन पूछेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अगला सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, तो ये पूछेगा कि इस रूम का सेंटर बताओ। तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर मैं 2 रोप लूंगा और 2 रोप को रूम के 2 कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन कर दूंगा। तो जहां दोनों रोप इंटरसेक्ट होंगी वो रूम का सेंटर होगा। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं है तो थोड़ा बहुत सिविल इंजीनियर का, जैसे पहला यूनिट कन्वर्जन का था, बट क्योंकि एक बेसिक है, एक नॉर्मल, सिर्फ आपको एक सिंपल ज्ञान चाहिए, सिंपल कन्वर्जन चाहिए, और एक ये बेसिक यूनिट्स है जो सबको पता होनी चाहिए, इसलिए ये डजंट मैटर है कौन सी ब्रांच का है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं। अब अगला सवाल आता है स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम पर। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि आपकी हॉबीज क्या है। आपने कहा सर जॉगिंग करना मेरी हॉबी है। अच्छा, कितनी देर में भाग लेते हो, मतलब कितना दूर भागते हो? तो आपने कहा सर मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ। तो अगला सवाल आएगा कितने मिनट में भागते हो? आप कहोगे सर अराउंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स में भागता हूँ सर। अच्छा, तो स्पीड कितनी हुई आपकी? तो वहां पर आपको स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये सवाल पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और इसी पे वो सवाल पूछता है। दोनों में एक खास बात है, पेट्रोल डीजल इंजन में दोनों ही 4 स्ट्रोक इंजन होता है और दोनों में जो 4 स्ट्रोक होती है वो भी कॉमन होती है। कौन कौन सी? इनटेक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसकी एक एक्रोनिम है, ये है ICCE। ICCE को याद करने का सिंपल तरीका ये क्रिकेट का होता है, इसके पीछे सिर्फ ई लगा दो। अब जरा याद नहीं है वो चारों स्ट्रोक कैसी होती हैं, तो ये देख लो। इनटेक में फ्यूल और एयर अंदर आता है, जिसमें ये आपको सिलेंडर हेड नीचे मिलेगा। कंप्रेशन में इसी फ्यूल और एयर को कंप्रेस किया जाता है। और अगली स्ट्रोक में, जिसे हम कंबशन कहते हैं, उसमें यहां पर या तो स्पार्क प्लग से या कंप्रेस करके बर्स्ट किया जाता है। फिर बर्स्ट होने के बाद ये सिलेंडर नीचे आ जाता है और इसे कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक बार फिर देख लो, इसका एक्रोनिम क्या है? इसका एक्रोनिम है ICCE, दैट स्टैंड फॉर इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगले सवाल पे चलते हैं।
सवाल यह है कि डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में अंतर क्या है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगता, नो स्पार्क प्लग इज यूज्ड, वेयर इन पेट्रोल इंजन देयर इज अ नीड ऑफ अ स्पार्क प्लग। दूसरी बात यह है कि कंबशन करने के लिए डीजल इंजन में एक कांस्टेंट प्रेशर की जरूरत होती है, जबकि पेट्रोल इंजन में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, डीजल इंजन हैवियर होते हैं और कॉस्टलियर होते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन इनके कंपैरिजन में काफी चीप होते हैं। अगली बात, इनको लेस मेंटेनेंस चाहिए, जबकि पेट्रोल इंजन को हाई मेंटेनेंस चाहिए। डीजल इंजन एक लो स्पीड इंजन होते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन एक हाई स्पीड इंजन होता है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे काम आते हैं, जबकि ये जो काम आते हैं आपके स्मॉल व्हीकल्स में यहाँ काम आते हैं, जैसे बाइक, कार, इन ऐसे व्हीकल्स में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है। इसी में एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप बता सकते हो पेट्रोल इंजन में एक टेक्नोलॉजी का नाम है DTSI टेक्नोलॉजी, वो क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बजाज यूज करता है और इसी का पेटेंट है। इसमें खास बात क्या होती है, नॉर्मली किसी पेट्रोल इंजन में एक सिंगल स्पार्क प्लग होता है जिसका काम होता है इग्नाइट करने का, स्पार्क जनरेट करता है और यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो जल जाता है उससे। बट जो DTSI टेक्नोलॉजी है उसमें 2 स्पार्क प्लग है। तो उसमें 2 स्पार्क प्लग क्यों है? उसका रीजन है मोर पावर, मतलब एक बेटर पिकअप देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इग्निशन जल्दी हो रहा है। दूसरी बात, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, जितना फ्यूल आएगा सबका सब जल जाएगा। तीसरी बात, लोअर एमिशन, मतलब जो भी फ्यूल है वो ऐसा नहीं होगा, जो आपका सिलेंडर होता है जहां से सारा धुआं बाहर निकलता है वहां पर सारी चीजें जलाकर वो भेजेगा, तो वहां पर जो एमिशन होगा वो फ्यूल का कम होगा। अगला सवाल, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आप एक वर्किंग पर्सन है, तो फॉर श्योर नई नई नौकरी लगी है तो आप पे एक बाइक होगी ऑफिस जाने के लिए। जैसे मेरे पास है होंडा लीवो, वो आपसे सवाल पूछेगा यू राइड अ बाइक, तो आपकी बाइक का इंजन कितना है? आप कहोगे सर 110 सीसी का इंजन है सर। अच्छा, कौन सा इंजन है? आप कहोगे सर ये स्पार्क इग्निशन इंजन है, एक पेट्रोल इंजन होता है वो। अच्छा, उसकी जो फ्यूल टैंक है वो कितने का है, कितने लीटर्स का है? आप कहोगे 8.5 लीटर। ठीक, अगला सवाल होगा कि कितने रुपीस का पेट्रोल डलता है या आप कितने रुपीस का पेट्रोल लगाते हो। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आप एसएसबी जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल प्राइस कितना है। इतना पूछने के बाद अगर उसका और मन हुआ आपको स्ट्रेस में देखने के लिए कि यार ये कितना जा सकता है अंदर डीपर में, क्योंकि इस स्ट्रेस में तो आपको लेकर आना है, तो पूछेगा जो 110 सीसी इंजन आपने बताया उसमें सीसी क्या होता है? तो सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर एक 350 सीसी का, तो 350 सीसी को अगर एमएल में करेंगे तो कितना होगा? 350 ml। तो अगर मैं 1000 सीसी की बात करूं तो कितना हो गया? 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। यहां बात क्लियर होगी। अब सीसी है क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम दूसरी भाषा में, आम भाषा में कहते हैं बचपन से सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। यहां पर आपको बात क्लियर होनी चाहिए। एक बात और, सारी बात खत्म हो गई है। पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना। चलते हैं आगे। अगला सवाल, जनरेटर और मोटर में फर्क क्या है? अभी इतना कंफ्यूजिंग टाइम है, बेसिक लोगों को पता नहीं होता। जनरेटर आपने सुना होगा, या शादी के लिए जनरेटर चाहिए होगा बिजली लाने के लिए, तो हमेशा याद रखो जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये वन डिफरेंस है। और जबकि मोटर है इसका जस्ट अपोजिट, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तीसरा, ये बेसिकली ये वाला जो डिफरेंस है, तीसरा, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उन्हें पता होना चाहिए, बट मैकेनिकल इंजीनियर को पता होगा तो प्लस पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो फोर्स महसूस करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला सवाल बहुत ही बेसिक बट एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, 8th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो मोस्टली लोगों को क्लियर होता है, बट जो क्लियर नहीं होता है वो है सेकंड लॉ। पर मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। लॉ 1 ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी, जब तक कोई
एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती या उसके मूवमेंट को अनबैलेंस नहीं करती। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल है इसका मूविंग कार, इसको अगर स्टॉप करना है तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे या कोई एक्सटर्नल बॉडी उसे आके रोक दे। अगला सवाल ये आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? वो है v इज टू यू प्लस ए टी। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि F इज टू एम ए। इतना भी बोल दिया काम चल जाएगा। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इतना आप बोल दो, ये सेकेंड लॉ बताता है, काफी है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन का है वो है क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ अ डोर। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ का इस्तेमाल करके तो आज तक टीचर आपको मारती है ये कि मैंने तुम्हें गाल पे चाटा मारा है तो जितना दर्द तुम्हें हुआ है उतना मुझे भी हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पुशिंग बॉल। तीनों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगली बात पे। अगला है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, रट्टा मार के हम पास हो गए होते हैं किसी न किसी तरह, पर यहां आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ पे। देखो फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि एनर्जी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसने डायरेक्शन तो बताई नहीं कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में करेंगे। अब इसके लिए एक बात समझते हैं। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। इस बास्केटबॉल प्लेयर की खास बात क्या है, जब भी बास्केट में बॉल फेंकता है 100% बास्केट में पहुंचती है। मतलब इसने 100 बार बॉल फेंकी तो 100 बार वो बास्केट में जाएगी। अब समझ लो ये बास्केटबॉल की जगह ये है एक कॉफी पूरी भरी हुई है, बहुत गर्म है, तो उससे एक एनर्जी निकल रही होगी, जैसे आप देखते हैं वेपर फॉर्मेट में, जो कि बहुत गर्म होता है। अब ये पूरे वेपर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं ऐसे 100% हर बार जा रहे हैं। आपने देखा होगा, रोज देखते होगे आप, ठीक। अभी ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, इसमें इतनी एनर्जी है, ये उठ के सारी अपनी एनर्जी यहां क्यों नहीं दे देता? वो होता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ की वजह से। अब कॉफी का मान लो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 2 मिनट के लिए जरा साइंस भूल जाओ, एक गांव वाले बंदे की तरह सोचो जो पढ़ा लिखा नहीं है, कि भाई अगर कॉफी का मग गर्म है तो क्या वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा? हाँ, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का लॉ है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना पसंद करता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस में जो इसकी एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर फेंक देगा और वो 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अपना मेंटेन करना पसंद करेगा कॉफी का मग। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। पर ये जो हीट ये बाहर फेंक रहा है ना, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस यहां था और यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस था, अप्रॉक्स रफ मान लो 30 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेशन के लिए, तो करीबन ये 30 में से माइनस करें तो करीबन 50 डिग्री सेल्सियस बाहर फेंकना चाहता है। उस बाहर फेंकने को हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल और हीट ट्रांसफर। भाई हीट ट्रांसफर तो आप समझ गए, यहां से हीट निकल रही है। डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े फैले हुए होते हैं और गैस में आगे पीछे जा रहे होते हैं। अगर इस गैस को हीट दे दो तो ये बहुत रेंडमली भागते हैं, ठीक। यही हो रहा है यहां पर। तो एंट्रोपी में क्या हो रहा है? डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल एंड हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब जरा एंट्रोपी की डेफिनेशन समझ लो। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी टू एवरीवेयर दे हैव एक्सेस। मतलब जहां कहीं भी वो अपने मैटर को एनर्जी को भेज सकती है वो भेजेगी, ये एंट्रोपी है। क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं जो कि है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वो ये कहती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और मैटर मूव्स फ्रीली, एंट्रोपी इन अ क्लोज सिस्टम इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक आखिरी लाइन थी ना कि एंट्रोपी इन अ क्लोज सिस्टम इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस आगे चला गया है, इसे हम बढ़ना कहते हैं। और यहां पर ये सी स्टेटमेंट का यही मतलब है।
अब आपको पूरी बात सेकंड लॉ की समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थर्ड लॉ में। हमने अभी तक ये बात किया कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। दूसरे लॉ में हमने बात किया कि हम जो एनर्जी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब तीसरा लॉ ये बात करता है कि अगर मान लो मुझे उस एनर्जी को या उन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक जगह रखना है स्टेबल, तो हम उन्हें कैसे रख सकते हैं। अब उसे स्टेबल रखने के लिए एक बात उन्होंने कही कि 0 केल्विन पर ऐसा होना चाहिए, मतलब एक 0 केल्विन पे टेम्परेचर हो तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं भागेंगे। 0 केल्विन होता है -273.5 डिग्री सेल्सियस। इसे फ़ारेनहाइट में हम कह सकते हैं -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें कैसे पॉसिबल है। अब जरा आप आइस क्यूब आपने देखी होगी। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले एक बात कही थी, वो बात क्या थी। मैंने ये कहा था कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास में रहते हैं, लिक्विड में फैले हुए रहते हैं और गैस में बिल्कुल एकदम दूर दूर रहते हैं। तो गैस में अगर हम वाटर का लें 3 स्टेट में, तो गैस में ऐसा रहेगा वेपर फॉर्मेट में, और लिक्विड में ऐसा रहेगा, और सॉलिड में ऐसा रहेगा। अगर हम इसे सॉलिड की बात करें तो हम आइस की बात कर सकते हैं। सॉलिड में भी मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, बट अगर हम इसे -27.3.5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। और यही बात कह रहा है थर्ड लॉ। क्या कह रहा है, दोबारा सुन लो। इफ एन ऑब्जेक्ट रीचेस द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ अ टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273.5 डिग्री सेल्सियस और -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, इज एटम विल स्टॉप मूविंग। ये होते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप माउंटेन पे जाएं, तो आपने मान लो जमीन पे पानी उबाला और माउंटेन के टॉप पर उबाला, तो कहां जल्दी उबलेगा और क्यों। अब इस पे एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था, उसको मैगी खाने का बहुत शौक था। अब वो मैगी, चाहे वो जमीन पे रहे माउंटेन पे रहे, उसको मैगी खानी है, तो मैगी तो अपने साथ लेके चला। अब जब वो मैगी लेके साथ अपने चला तो मैगी को पहले पानी को उबालना पड़ता है। तो जब वो जमीन पे था तो उसने पानी को उबाला, तो उसने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है और वो करीबन 3 मिनट में पानी उबल गया। अब जब वो पहाड़ पे पहुंचा तो उसने मैगी उबाली और मैगी उबलने में लग गए 5 मिनट, मतलब पानी उबलने में लग गए 5 मिनट, और टेम्परेचर लगा 87 डिग्री सेल्सियस। यहां से आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि माउंटेन पे टाइम ज्यादा लग रहा है पानी उबलने में और टेम्परेचर भी कम लग रहा है, जबकि जमीन पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है और टाइम कम लग रहा है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। इस बात को याद रखना आप, जो मैंने अभी बात कही है। अब जब आप जमीन पर हैं तो जमीन पे आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा था और यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर कम है, मतलब ऑक्सीजन कम है। अब क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर कम होता है तो जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको एटमॉस्फेरिक लेवल पर आने के लिए कम समय लगता है, इस वजह से पानी जल्दी उबल जाता है। जबकि जब हम पहाड़ पे होते हैं एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स को उस कम एटमॉस्फेरिक लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, जिस वजह से पानी उबलने में बहुत टाइम लग जाता है और वो कम टेम्परेचर पे उबलता है। अगला सवाल ये है, आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन में कौन भारी है। तो ये सवाल अगर सोचा जाए तो बहुत ही बेवकूफाना है। ये कह रहा है कि मान लो आपका वेट भी 70 kg और मेरा वेट भी 70 kg है, तो हम दोनों में से कौन भारी है। हम दोनों में से कोई भारी नहीं हुआ, हम दोनों इक्वल वेट के हुए। बट ये बात 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन के लिए वैक्यूम में सच है। रीजन क्या है कि वैक्यूम में एयर नहीं होती तो कॉटन में एयर नहीं घुसेगी और आयरन में तो एयर घुसने का सवाल नहीं, क्योंकि वो डेंस सॉलिड है। बट जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में ले आते हैं तो कॉटन में एयर भी घुस जाती है, जिसकी वजह से मिनिस्क्यूल मतलब छोटे लेवल पे कॉटन का वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू आयरन। इसका रीजन सिर्फ इतना है। अगला सवाल यह है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक्स काम करता है। तो उस बेसिक प्रिंसिपल का नाम है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम वाटर पे एक प्रेशर लगाएं एक साइड से, तो वो प्रेशर या वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द फ्लूइड।
चाहे वो कोई सा भी फ्लूइड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो। अगला सवाल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो अगर हम एक बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज कर दें पानी के अंदर, जैसे कि यहां पर हमने करा है, तो पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिस फोर्स का नाम है बायन फोर्स। वो बायन फोर्स जो लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो यहां पर 2 kg लिखा हुआ है, तो यहां पर वाटर 2 kg का फोर्स लगा रहा है और उतना ही पानी यहां पर लिखा हुआ है 2 kg। मतलब जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही पानी ये डिस्प्लेस कर देगा। ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगला सवाल ये आता है शिप फ्लोट क्यों करता है या शिप फ्लोट कैसे करता है। देखो, सोचने वाली बात यह है कि एक कील जो होती है वो जब पानी में गिरती है तो वो डूब जाती है, जबकि एक बड़ा शिप नहीं डूबता। रीजन क्या होता है? वो रीजन है डेंसिटी। अगर वाटर की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी तो ये चीज तैरती रहेगी, पर अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो ये चीज पानी के अंदर डूब जाएगी। दोबारा बोलता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर कील की डेंसिटी या किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से तो वो डूब जाएगी, पर अगर वाटर से हल्की होगी तो वो तैरती रहेगी। अगला सवाल, प्लेन उड़ता कैसे है? प्लेन जो उड़ता है वो उड़ता है एयरफॉयल टेक्नोलॉजी पे। एयरफॉयल टेक्नोलॉजी होती क्या है? एयरफॉयल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसे राइट ब्रदर्स ने डिस्कवर किया था प्लेन को उड़ाने के लिए आसमान में। ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेक ऑफ और मेंटेनिंग जीरो नेट फोर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब आपने देखा होगा प्लेन एक स्टेडी मोशन में उड़ता रहता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो पायलट पे उसे लगा दिया और वो एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑल्टीट्यूड पे रहता है। तो वो रीजन है एयरफॉयल टेक्नोलॉजी का। एयरफॉयल टेक्नोलॉजी के अंदर जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि इसमें हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना होगा। मतलब विंग्स को ऐसी शेप दी जाती है, जब इस विंग को ऐसी शेप दी जाती है तो जो एयर जाती है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है और एयर मॉलिक्यूल इस विंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेन होता है जब टेक ऑफ एक हाई स्पीड से रन अप लेने के बाद अपने आप ही आसमान में उड़ने लगता है। इसे कहते हैं एयरफॉयल टेक्नोलॉजी। और यही चीज न्यूटन थर्ड लॉ पूरी फ्लाइट में कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो ही रहता है। अगली बात ये, चलो उड़ तो गया, पर इसको एक फॉरवर्ड मोशन मिलता कैसे है? ये मिलता है, आपने देखा होगा एक जेट लगा हुआ होता है, ठीक है, उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे यहां पर एक ब्लेड लगे हुए हैं। ये उसे एक फॉरवर्ड मोशन देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्लेन आगे बढ़ पाता है। अब यहां से शुरू होते हैं सवाल मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए। पहला सवाल यह है, ये सवाल तो वैसे प्रोडक्शन क्या मैकेनिकल क्या जो भी किसी भी ब्रांच के हैं उनसे पूछा जाएगा। वो उनसे पूछा जाएगा कि आपका रोल एक इंजीनियर का इंडस्ट्री में क्या होता है। पहले मैं इंडस्ट्री का बता देता हूं और वही रोल आपका आर्मी में भी होगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन और मैकेनिकल इंजीनियर है तो उनका काम होगा सुपरवाइज करना, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट रखना, सॉल्विंग प्रॉब्लम करना, जैसे कि कोई सीएनसी मशीन है तो वो खराब हो रही है तो उसको देखना कि उसमें क्या है, और किसी भी चीज को काइजान या लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें जिनसे प्रोसेस बहुत फास्ट हो सके उन चीजों को इस्तेमाल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना कि प्रोडक्शन कितने टाइम में शेड्यूल होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाएगा, बजट कितना चाहिए। यही काम होता है प्रोडक्शन मैकेनिकल का आर्मी के अंदर भी। यहां पर तो आप सीएनसी मशीन से आप डील करते हो इंडस्ट्री में, वहां पर आपको डील करना होगा टैंक, आर्टिलरी गन, इन सब का, उन सब की मेंटेनेंस करनी होती है, इन सबको रिपेयर करना होता है और इन सबको तैयार करके इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए रेडी आपको करना होता है। ये काम होता है एक इंजीनियर का। अगला सवाल ये सभी के लिए है, कौन सी इंजीनियरिंग यूनिट होती है इंडियन आर्मी की? और अगर आपको कल एसएससी टेक से इंजीनियरिंग यूनिट में भेजा जाएगा तो वो कौन कौन सी यूनिट है जिसमें एज अ इंजीनियर आपको रिक्रूट किया जाएगा?
तो वो है आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एविएशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर जिसमें आती हैं 3, मद्रास इंजीनियर्स, बंगाल इंजीनियर्स एंड बॉम्बे इंजीनियर्स, एंड आखिरी है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। ये है टोटल 5, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, मैकेनाइज इन्फेंट्री और इन्फेंट्री में अंतर क्या होता है? देखो इन्फेंट्री तो आपने को पता होगा कि आपने कारगिल मूवी देखी है, तो जितने भी हमारे शहीद हुए थे विक्रम बत्रा या मनोज पांडे, वो इन्फेंट्री में थे। जो सिपाही जाते हैं सीधे लड़ाई करने, वो इन्फेंट्री होती है, मतलब सीधे बॉर्डर पे जो लड़ते हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री क्या होते हैं? मैकेनाइज इन्फेंट्री आप देख लो, पीछे एक टैंक है, उससे सिपाही आ रहे हैं, तो इन टैंक का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रूप्स को वहां पर ले जाने के लिए। दूसरा काम क्या होता है इन टैंक का, कि ये टैंक उन इन्फेंट्री को सपोर्ट करते हैं, या और भी ऐसे कई इक्विपमेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग के जो कि इन्फेंट्री के साथ एज आ सपोर्ट वहां पर रहते हैं। इसे कहते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। मतलब वो भी फ्रंट पे रहेंगे इन्फेंट्री के साथ, पर उन पे एक मशीन्स होंगी, जबकि इन्फेंट्री के पास सिर्फ एक गन्स होंगी। दैट्स अ डिफरेंस। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है, टाइप्स ऑफ ब्रेक कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रेक 4 टाइप के होते हैं, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेक। Why does disc brake on a front wheel? देखो डिस्क ब्रेक फ्रंट व्हील में इसलिए होते हैं क्योंकि जो इंजन होता है वो पीछे के व्हील को चला रहा होता है। तो अगर मान लो पीछे के कट, अब मान लो कि अगर आप ब्रेक मारो तो पीछे का व्हील रुक जाएगा और आगे का व्हील नहीं रुकेगा। डिस्क ब्रेक नहीं है, मान लो कोई भी ब्रेक नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा। जो इंसान ऐसे सीधा बैठा है वो एकदम से आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो झटका एकदम से आगे फॉरवर्ड होने का हो रहा है वो कम हो जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक से एक तो अच्छा होता है, दूसरी बात डिस्क ब्रेक इसलिए खाली फ्रंट में होता है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट काटी जा सके। अगर डिस्क ब्रेक पीछे भी है तो वायर बहुत लंबा चाहिए होगा डिस्क ब्रेक का। जो यहाँ पर आपको ये वायर दिख रहा है, ये वायर आपको पीछे तक लेके भी जाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट काटने के लिए डिस्क ब्रेक सिर्फ आगे की तरफ ही दिया जाता है। अगला सवाल, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट एंड व्हाई? आपको बोलना है सर हॉलो शाफ्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अगर सेम मास है, सेम हाइट है, सेम मटेरियल है। सेम मास है, सेम हाइट है और दोनों का सेम मटेरियल है। रीजन बिहाइंड क्या है कि जो हॉलो शाफ्ट होता है वो टॉर्शन लोड को रेजिस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। ये रीजन है कि हम हॉलो शाफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल ये, क्रिटिकल स्पीड और विलिंग स्पीड क्या होती है? सर क्रिटिकल स्पीड वो होती है कि जब कोई शाफ्ट अपनी एक्सिस से शिफ्ट हो जाए, जैसे वाई से शिफ्ट हो रखा है, तो वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और ये वाइब्रेशन बढ़ता जाता है जितना वो मेन एक्सिस से दूर चला जाता है, और इसी हम स्पीड को कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो जब शाफ्ट घूमता है वाइब्रेशन पे, या तो वो ऐसा घूमता है या वो कुछ इस तरह से घूमता है। इसी स्पीड को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड और विलिंग स्पीड। स्कैपरिंग क्या होती है, जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक्सेस ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर वॉल टू प्रिवेंट इट्स एंट्रेंस इनटू अ कंबशन चैम्बर। मतलब किसी ऑयल को कंबशन चैम्बर से रोकने का काम करती है स्कैपर रिंग, ये इसका काम होता है। अब ये दिखती कैसी है और ये लगती कहाँ है? ये लगती है सिलेंडर में। सिलेंडर में यहाँ पर ये आपको जो लाइन दिख रही है ये है एक स्कैपर रिंग की लाइन, और इसको लगाते हैं हम सिलेंडर के अंदर इस तरह। तो ये क्या करता है, जब ये सिलेंडर ऊपर नीचे होता है तो ऑयल ऊपर आने के चांसेस होते हैं कंबशन चैम्बर में। अगर आ गया तो कंबशन ढंग से नहीं होगा, तो स्कैपर रिंग क्या करती है कि इस ऑयल को वापस नीचे फेंक देती है। ये काम है इसका। अगला सवाल यह है, एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं एलपीजी के कार के अंदर? एलपीजी एक कॉस्ट एफिशिएंट फ्यूल है जो कि 50% चीपर है रेगुलर गैसोलीन से, मतलब पेट्रोल से। वो जो एमिशन है वो बहुत रिड्यूस करता है और इसे हम गो ग्रीन फ्यूल कहते हैं। दूसरी बात, इसका एक हाई ऑक्टेन नंबर होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा तो वो डिटोनेट ज्यादा अच्छी तरह से होगा। पर इसका डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी पुअर अवेलेबिलिटी है, मतलब गैस स्टेशन, मतलब एलपीजी गैस फ्यूलिंग स्टेशन नहीं होते, आपको घर में बुलाना पड़ता है, वो आके भरता है, तो इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी,
एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन होता है, जिसका टैंक होता है काफी बल्कि होता है, और चौथी बात, ये बहुत जल्दी इजीली ओवरहीट हो जाता है। आप इसको हाईवे पे अपनी गाड़ी के साथ नहीं लेके जा सकते, आपको सिर्फ अपने साथ इसे शॉर्ट ट्रिप पे लेके जाना होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिलेटरल एंड बायलेटरल टॉलरेंस? अगला सवाल है हमारा। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है 20 प्लस 0.00 माइनस 0.004 प्लस 0.002 माइनस 0.002। अब इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर माइनस है तो मतलब डायमीटर से छोटा होगा, ये 20 है तो 19 पॉइंट कुछ कुछ होगा, मतलब ये कह रहा है इतना अलाउड है। बट यहां पर लिखा है प्लस 0.02, मतलब ये कह रहा है इसमें थोड़ा बड़ा भी अलाउड है। अब यहां पर माइनस भी लिखा है तो ये कह रहा है इसका थोड़ा छोटा भी अलाउड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यूनिलेटरल में सिर्फ आपको एक डायरेक्शन में अलाउड होता है डायमेंशन को चेंज करना या टॉलरेंस को चेंज करना, जबकि आप बायलेटरल टॉलरेंस में दो डायरेक्शन में, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों जगह आप डायमेंशन को बदल सकते हो। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग? जरा इन दोनों फिगरों को ध्यान से देखो। इसमें एक स्टिक है और यहां पर कोई स्टिक नहीं है जिसने इसे दूसरे हाथ से पकड़ी हो। ये क्या है? ये है फिलर। वेल्डिंग में फिलर का इस्तेमाल नहीं होता और ब्रेजिंग में फिलर का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, वेल्डिंग में ये जो मेटल आप देख रहे हो, इसी को पिघलाया जाता है और फिर वेल्ड हम करते हैं, हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं। जबकि ब्रेजिंग में क्या होता है, फिलर को डाला जाता है उस चीज को ज्वाइन करने के लिए। वेल्डिंग में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, अगर याद ना है तो याद रखना, ज्यादा बोलना, कम मत बोलना। और प्रिसाइजली बोलो तो यहां पर टेम्परेचर होता है 3600 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहां पर सिंपल चाहिए होता है 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पर मेटल की प्रॉपर्टी वेल्डिंग के बाद बदल जाती है, जबकि यहां पर बेस मेटल सेम रहता है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आता। वेल्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है जबकि ब्रेजिंग उसके कंपैरिजन में वीक होती है। फिलर मैंने आपको बता दिया, वेल्डिंग में जरूरत नहीं होती, ब्रेजिंग में उसकी जरूरत होती है। वर्कपीस का क्लीन होना बहुत जरूरी है वेल्डिंग के अंदर, जबकि ब्रेजिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्कपीस क्लीन हो ब्रेजिंग करने से पहले। ये ज्यादातर वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है दो सेम मेटल के अंदर, जबकि ब्रेजिंग में दो अलग मेटल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जरूरत होती है असेंबली की वक्त, जो कि बहुत बड़ी असेंबली होती है। यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक पाइप फ्रेम जॉइंट हो रहा है, और यहां पर कोई बड़ी चीज जैसे कार बार, ऐसी चीजों में वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। जो वेल्डिंग है, अगर इन द फ्यूचर टेम्परेचर कहीं बढ़ता है तो उस हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, वहां पर पिघलेगा नहीं। जबकि ब्रेजिंग अगर हाई टेम्परेचर तक पहुंचा तो वो वहां पर मेल्ट कर जाएगा और वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सडन फोर्स एंड इंपैक्ट फोर्स? इंपैक्ट फोर्स क्या होता है? इसमें दो बॉडी एक लार्ज फोर्स को एक्सर्ट कर रही होती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को। आपने देखा होगा दो गाड़ियां कोलाइड हो जाती हैं तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और बहुत तेजी से एक दूसरे टकराती हैं बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दोनों में से एक गाड़ी पीछे हो जाएगी। सडन फोर्स में क्या होता है, वो इंपैक्ट फोर्स की तरह कोई कोलिजन नहीं कराया जाता, उसको इंटेंसली या तो मोशन में बॉडी को लाया जाता है या उसको स्टॉप किया जाता है, इसे हम कहते हैं सडन फोर्स। इंपैक्ट फोर्स कोलिजन होता है, सडन फोर्स कोलिजन नहीं होता। यहां पर इंटेंसली दोनों को कोलाइड नहीं किया जाता, जबकि यहां पर इंटेंसली या तो बॉडी को मोशन में लाया जाता है या उसे स्टॉप किया जाता है। अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर है, वो है 1 टन एयर कंडीशनर। इसका मतलब क्या है? 1 टन एयर कंडीशनर एक कूलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने का तरीका है। आपको पता होना चाहिए 1 टन होता है 1000 kg, और एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है एयर कंडीशनर फील्ड में। वो क्या है? वो ये कहता है कि 24 घंटे में 1 टन आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं 1 टन। अब 1 टन एयर कंडीशनर जो हीट यूज करता है वो है 12,000 BTU पर आवर। अब BTU क्या है? BTU एक यूनिट है, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये कॉमनली यूज की जाती है इन हीटिंग और कूलिंग इक्विपमेंट में। दूसरा सवाल जो बहुत पॉपुलर है
कि इफ यू हीट अ स्टील पाइप विद होल एट अ सेंटर, हाउ डज हीट अफेक्ट द होल एंड डायमीटर। देखो इसके लिए एक बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये पाइप है या कुछ भी प्लेट है और इसमें एक बीच में होल है। अब मैं इसको पूरी जो स्टील की प्लेट है इसको गर्म करना शुरू कर दूं तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो होल है ये भी एक्सपेंड होगा। इसका आंसर ये है। जैसे ही हम इसे कूल करेंगे ये वापस सिकुड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो एक्स या कुल्हाड़ी बनाई जाती है उसके अंदर ये होल दिया होता है ऐसे करके, वो होल के अंदर जो लकड़ी डाली जाती है या कुछ चीज डाली जाती है वो गर्म करके डाली जाती है और उसके बाद उसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे वो जो एकदम पाइप के अंदर वो जो रॉड है वो एकदम सॉलिड जम जाए और उसे निकल ना पाए, क्योंकि जो सर्कल का डायमीटर है उस एक्स का वो छोटा हो जाएगा। अब तक की वीडियो आप देखने के बाद समझ गए होंगे कि एसएससी टेक में या टीजीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, बट ईयर टेयरिंग होते हैं। अगर आपको इन पे कमांड जमानी है तो ये मैंने काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर दिए जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकेंगे कि रिपीट होते हैं। आपके साथ ना रिपीट होगा तो आपके दोस्त के साथ तो रिपीट हो ही जाएंगे। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे बेसिक सवाल और पता लगते हैं या ईयर टीयरिंग, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 110 सीसी इंजन में सीसी क्या होता है, उस सीसी में एमएल है, तो ये सारे सवाल अगर आपको कहीं और भी पता लगते हैं तो उनको आप याद कर लें या समझ लें, जिससे वो आपको आगे फायदा दे। ये होता है वीडियो का एंड। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपको कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो @वार्ष्णेय या #message2वार्ष्णेय आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इन्वाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।